हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उन इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, उनको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ये सब चीज़ों को। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो भी एटम्स हैं, उस एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब उसके अंदर का एटम जो है बस क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो जाता है आपस में, तभी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो एटम ना तो डिसअपियर हो रहा है किसी मिक्सचर में, ना ही अपीयर हो रहा है, ना कहीं से ऐड हो रहा है, ना कहीं वो जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में कि जो भी बॉन्ड्स थे वो या तो ब्रेक होते हैं और फिर न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड को हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल देखेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और न्यू बन रहा है, तो उसके वजह से ही ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जा रहा है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके लिए दिया है एक्टिविटी 1.4, जहाँ पे आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जिसको कि क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये आपको एक बीकर में लेना है, और उसके बाद स्लोली आपको उसमें वाटर ऐड करना है और फिर बीकर को टच करके देखना है। जब हम लोग बीकर को टच करेंगे ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे चेंज हो गया होगा। क्या होगा कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुआ है, ये सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 1.3 में। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ कि हम लोग जो कैल्शियम ऑक्साइड दिए थे, जिसको कि क्विक लाइम बोलते हैं, उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो स्लेक लाइम फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे स्लेक लाइन के बारे में एक थोड़ा-सा अमेज़िंग फैक्ट दिया है कि जब व्हाइट वॉशिंग होता है ना, वहाँ पे यही स्लेक लाइन यूज़ होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लेकर आते हैं एंड उसके बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड फॉर्म होता है। इसी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। व्हाइट वॉशिंग के बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, वो एयर में प्रेज़ेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में स्लोली रिएक्ट करके एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। यही कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट वॉशिंग के 2-3 डेज़ के बाद वॉल्स को एक शाइनी फिनिश देता है। और एक चीज़ कि जो मार्बल होता है ना, उसका भी केमिकल फार्मूला CaCO3 ही होता है। मतलब जैसा कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग लिख रहे हैं, सेम वही मार्बल का भी फार्मूला है। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक दिया है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल मतलब कार्बन ही होता है ना सिर्फ, तो कार्बन, और किसी भी चीज़ का बर्न होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट दिया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो H2 गैस और O2 गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैस कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form single product, the reactions are called combination reactions। ये हो गया। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एक चीज़ हम लोग देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर ऐड किए हैं तो हीट भी तो रिलीज हो रहा था ना, यानी कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, और मिक्सचर जो है वो वार्म हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस जहाँ पे हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम लोग ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब यहाँ मीथेन लिया है, और बर्निंग मतलब वही फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। नाउ रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, दोनों चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, और सनलाइट से एनर्जी मिल रहा था और उससे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। रेस्पिरेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है, यही ग्लूकोज नाउ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। तो क्योंकि फर्स्ट वाले प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूज़ हो रहा था, तो अब क्या होगा, अब रिवर्स में जा रहे हैं तो इस बार एनर्जी रिलीज होगा।
तो फूड के डाइजेशन में जो प्रोसेस हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअल में क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन में ये जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जांपल में आप राइस, पोटैटो, ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और फिर यही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल्स को। यही प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। और नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में अभी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस सबके एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो फिलहाल आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ लिए और उसके इतने सारे एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी 1.5 दिया है, यहाँ पे सेटअप आपको दिख रहा है फिगर 1.4 में। आपको 2 ग्राम्स ऑफ फेरासल्फेट लेना है एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, एंड उसके बाद उसको हीट करना है। और हीट करने के बाद में उसका पहले स्टार्टिंग में उसका कलर नोट कर लेना है, फिर हीट करेंगे उसके बाद फिर उसका कलर नोट करना है हम लोग को। तो ये जो क्रिस्टल है उसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज होगा। स्टार्टिंग में ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है, उसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद उस क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो उससे फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। ये 3 चीज़ यहाँ पे बना है। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2, 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, तब हम लोग उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब और उसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन। अभी जस्ट जो वहाँ देखे थे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में वाटर ऐड किए थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उसको रिवर्स में भी ले जा सकते हैं, या फिर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जब उसको हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लोग और एक फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ दिया है एक्टिविटी 1.6 जहाँ पे आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, और उसके बाद उसको एक टोंग्स के हेल्प से होल्ड करके आपको उसको हीट करना है फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट पाउडर लिए थे उसको जैसे ही हीट करेंगे तो ब्राउन कलर के यहाँ पे फ्यूम्स निकलते हैं। ये जो ब्राउन फ्यूम्स है वो एक्चुअल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग कराए हैं, हीट किए हैं उसको तो लेड ऑक्साइड बना है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों वहाँ से रिलीज हो रहा है। अब ये भी डिकम्पोजिशन क्योंकि हीट के प्रेजेंस में हुआ था इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 में आपको प्लास्टिक मग लेना है और उसमें नीचे 2 होल्स बना देने हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको नीचे 2 होल्स बनाने हैं, और उसके बाद उसके बेस में ना, और उसके बाद वहाँ पे रबर के हेल्प से आपको, रबर स्टॉपर के हेल्प से उस होल में आपको ये इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर देना है। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें फिक्स कर देंगे, एंड उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है, यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद इस मग में हम लोग को वाटर फिल कर देना है और 2 टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्ट करके इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपको रख देना है, दोनों के ऊपर रखा हुआ है। मग में जो वाटर है उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने हैं, और टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो वाटर रखे हैं वो वैसे ही रहेगा प्लेन, ठीक। एंड उसके बाद आपको इस पूरे सर्किट को स्विच के हेल्प से ऑन कर देना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पास होने देना है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो बबल्स जो हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास में, और साथ ही में दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट होने के बाद में आपको इन दोनों टेस्ट ट्यूब को आराम से निकाल लेना है, एंड उसके बाद में इसके माउथ के पास में एक बर्निंग कैंडल लेकर के आना है और फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको टेस्ट करके देखना है। अब ये पूरा एक्टिविटी जो है वो आपको किसी भी टीचर के असिस्टेंस में ही परफॉर्म करना है। इसके बाद देखोगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उस दोनों टेस्ट ट्यूब में जो जो गैस कलेक्ट हुआ है दोनों का नेचर अलग है। एक के पास में जब आप बर्निंग कैंडल लेकर के आए तो वो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होगा, और हम लोग पहले पढ़ कर आए हैं कि पॉपिंग साउंड के साथ जो गैस बर्न होता है वो है हाइड्रोजन गैस। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब के पास में जब आप फ्लेम लेकर आओगे तो वो और विगोरसली जलने लगेगा और तेज़ी से। और हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबशन को फेवर करता है, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जो फ्लेम है वो तेज़ी से जलता है।
तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे मिला, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट गैसेस कलेक्ट हुए थे। और कैसे कलेक्ट हुए थे, तो हम लोग तो वाटर लिए थे, यही वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो इस रिएक्शन में भी आपको दिख रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने हैं, यानी कि ओवरऑल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अब हम लोग कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 1.8, 2 सिल्वर क्लोराइड इन 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में और उसके बाद उसका कलर देखना है। बाद में इस चाइना डिश को सनलाइट में रख देना है एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसके कलर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यू विल सी दैट वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड क्या था, पहले वाइट कलर का था, फिर वो ग्रे हो गया। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन ये दोनों पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, फिर से डिकम्पोजिशन हुआ है और इस बार सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में हुआ है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो डिकम्पोजिशन है ना वो सिर्फ हीट के प्रेजेंस में नहीं बल्कि लाइट के प्रेजेंस में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी होता है। अब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। अब देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड सारे तो हैलोजेंस ही हैं, हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं हैलोजेंस को, तो इसीलिए यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्लोरीन को ब्रोमीन से। अब यही रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, अब क्योंकि डिकम्पोजिशन हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बेसिस पे हो रहा है, तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन में जब एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब भी हो रहा है हीट के फॉर्म में ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपको करने के लिए कि 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें ऐड करना है 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। पूरा को मिक्स कर देना है ग्लास रॉड के हेल्प से और उसके बाद उसके बॉटम को टच करके देखना है कि क्या होता है। अब बताना है आपको कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो फिर वहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगा, अगर एंडोथर्मिक होगा तो ठंडा हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जब हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे तब वहाँ पे इसके भी आंसर्स को देखेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9, 3 आयरन नेल्स लेने हैं, उनको अच्छे से क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके और उसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, एक को ए और एक को बी मार्क कर देंगे। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है। 2 आयरन नेल्स आपको इमर्स करने हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि आप टेस्ट ट्यूब बी में रखेंगे और 20 मिनट्स के बाद उसको ऑब्जर्व करना है। और एक नेल आप डिप करेंगे फर्स्ट वाले में जिसको टेस्ट ट्यूब ए रखे हैं और उसको भी आपको 20 मिनट्स के बाद में ऑब्जर्व करना है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब ए में और बी में, अच्छा बी में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालें, ए में नेल्स को नहीं डालना है ना, तो दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है अब कि क्या चेंजेस आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर में। अभी यहाँ पे देखो हम लोग 3 नेल्स लिए थे, उसमें से 2 को डाले थे ना, एक रखे थे, एक हम लोग देखने के लिए रखे थे अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था और ये कलर आ जाता है नेल्स को डाल के रखने के बाद, तो इसलिए ए और बी अलग अलग हम लोग सेटअप लिए थे। और वैसे ही नेल्स में स्टार्टिंग में ऐसा था और बाद में वो ऐसा हो गया। अब ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ कि जो आयरन था, ये जो नेल है वो क्या है, एक्चुअल में आयरन है, तो आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ। इन दोनों के रिएक्शन में फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर अलग हो गया, यानी कि ये जो Fe है, कॉपर है, आयरन है, वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट displaces another element is known as displacement reaction। अब इसके अदर एग्जांपल्स अगर देखने हैं तो जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, तब जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन, तब लेड क्लोराइड और कॉपर बनेगा। बस आपको ये जो मेटल्स हैं उन दोनों को ही आपस में क्या करना है, डिस्प्लेस कर देना है, यानी कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक्टिविटी 1.10 दिया है, जहाँ पे आपको 3 ml सॉल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट का एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml सॉल्यूशन लेना है बेरियम क्लोराइड का और फिर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें सोडियम सल्फेट है, इसमें बेरियम क्लोराइड है, दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है
उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं एंड इस पूरे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में और चीज़ क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में से सोडियम और बेरियम एक दूसरे का पोजीशन एक्सचेंज किया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे का पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो वाइट प्रेसिपिटेट था बेरियम सल्फेट का, वो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन भी एक टाइप से मतलब पढ़ रहे हैं। अब एक्टिविटी 1.2 रिकॉल करो, जहाँ पे हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स किए थे। वहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म हो रहा था, तो जो कंपाउंड बना है उसका क्या नाम है वो आपको बताना है और उसका एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन देना है और फिर बताना है कि क्या वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एक्टिविटी 1.2 देखते हैं कि क्या था। ये रहा एक्टिविटी 1.2। यहाँ पे दिया भी है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो लेड नाइट्रेट लिए, यहाँ दिया था इस वाले रिएक्शन में, यहाँ पे ना यहाँ सेटअप था पूरा, लेड नाइट्रेट लिए था और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है आपको। अच्छा, ये फिगर तो शायद इस वाले का है, एक्टिविटी 1.3 का है। हाँ, तो यहीं से लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस वो रहेगा और साथ में आपको पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे आपका क्या बन जाएगा ना, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। इस टाइप से ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी क्योंकि लेड और पोटेशियम दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो ये लास्ट टाइप है रिएक्शंस का। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें ये फिफ्थ टाइप हो गया। इसके लिए एक्टिविटी 1.11 दिया है। चाइना डिश में आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट करना है और फिर ऑब्जर्वेशन देखना है। जब हम लोग कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं तो जो कॉपर पाउडर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जो सब सरफेस होगा ना इस कॉपर पाउडर का वो ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हीट करने का मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा हीट के साथ में, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है और यही जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं इस कॉपर ऑक्साइड के साथ में, हाइड्रोजन पास कराए हाइड्रोजन गैस, तो वापस से कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा, यानी कि वापस से उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। स्टार्टिंग में ब्राउन था, फिर ब्लैक हुआ, फिर ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्स में जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ये कॉपर ऑक्सीजन को गेन किया था, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। नेक्स्ट वाले में यही कॉपर ऑक्साइड में जब हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं तो दिख रहा है वापस से कॉपर बना है, इसका ऑक्सीजन जो था वो तो गायब हो गया, यानी कि वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है। इस पूरे रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ये दोनों चीज़ों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो अगर पूरे रिएक्शन को आप एक ही साथ में ले लोगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ में हो रहा है। तो जब दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये दोनों यूज़ करते हैं तो रिडॉक्स फॉर्म होता है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जहाँ पे गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों एक साथ हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ना एक और फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलो, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही केस में रिडक्शन। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था उससे कॉपर बना है, इसलिए ये हो गया रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन निकला है यहाँ पे, और वहीं H2 से H2O बना है तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये एक बहुत सिंपल और इजी सा एग्जाम्पल हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का। दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन। तब जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, यहाँ जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, ऑक्सीजन निकला है तो ये रिडक्शन हुआ। और यहाँ कॉपर से कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, अब ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। फिर दिया है यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड में HCl का रिएक्शन, तो मैंगनीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन, MnO2 से MnCl2 बना है, यहाँ ऑक्सीजन था यहाँ नहीं है तो ये हुआ क्या चीज़, रिडक्शन। दूसरा यहाँ HCl से H2O बना है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्लोरीन निकला है वो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन। तो ये भी सारे जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हम लोग की डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो एक दिया है कोरोजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कोरोजन जो है वो क्या होता है कि किसी भी जो भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे एयर और वाटर इन सब के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आयरन जो होता है, स्टार्टिंग में जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं जब न्यू न्यू लेकर आते हैं तब, लेकिन एक टाइम के बाद में रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग उनके ऊपर आते जाता है, मतलब रस्ट फॉर्म होते जाता है आयरन पे, रस्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा चीज़, जब हम लोग कॉपर के मटेरियल्स लेते हैं, कॉपर आर्टिकल्स, तब उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप होने लगता है। ग्रीन कोटिंग जो आता है कॉपर पे वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। जो सिल्वर होता है उस पे भी थोड़ा सा ऐसे सिल्वर स्टार्टिंग में शाइनी होता है, फिर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, उसका शाइन डिसअपीयर हो जाता है, इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो कोरोजन जो है वो कार बॉडीज़ को, ब्रिज को, आयरन रेलवेज को और शिप्स को, सब चीज़ों को क्या करता है, कोरोजन कोरूड कर रहा है। नहीं, सारे तो मेटल्स हैं, तो सारे मेटल्स को वो ख़राब करता है। तो इसीलिए कोरोजन जो है वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इस कोरोजन के वजह से जो भी चीज़ें डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने में गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो है इसमें खर्च हो रहा होता है। कोरोजन के बारे में और डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? तो ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। जब हम लोग कोई भी ऑयली या फिर फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स को बहुत टाइम के लिए छोड़ दें या अगर रेफ्रिजरेट ना करें, बाहर छोड़ दें, तो उनके टेस्ट में और उनके स्मेल में डिफरेंस आ जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। चीज़ों का रैंसिड होना मतलब ख़राब हो जाना। अब यूजुअली सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज़ होने से बचाने के लिए, मतलब फूड को ऑक्सीडाइज़ होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको हम लोग टाइट कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में ना आए और वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए। सेम वैसे ही जो चिप्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद में जब उनको बैग्स में फिल करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी फिल कर देते हैं साथ में, ताकि उसके अंदर का जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज़ ना हो और ऑक्सीडाइज़ होकर के रैंसिड ना हो जाए। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इंडेक्स वाले और उसके बाद फिर आ जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है। रैसिडिटी भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ सॉरी कोरोजन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस फिल रहता है, तो यहाँ से एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। अब पूरे लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन वो होता है जो कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और उनके फिजिकल स्टेट्स सबको सिंबलाइज करें अच्छे से। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों ही टाइप तरफ में, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में ही सेम रहें और इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है टू और मोर सब्सटेंस का कंबाइन होकर के एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि सिंगल सब्सटेंस का डिकम्पोज होकर के टू और मोर सब्सटेंसेस बनाना, जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। उसके बाद रिएक्शन जिसमें कि हीट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, गिवन आउट along with the product is known as exothermic reaction and reaction in which energy is absorbed is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तब बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस एक्सचेंज होते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है उससे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो या फिर गेन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन रिएक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। आई होप अब यहाँ तक पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।